हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 989 को कंप्यूटर और रीजनिंग का सॉल्यूशन इन वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भैया 1964 में किसने जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो है आपका विकास किया था, आपको ये बताना था। तो यहाँ पे क्या होगा भैया इसका आंसर? तो इसका जो आंसर आपके पास बनेगा यहाँ पे वो आपके पास बनेगा बेसिक भाषा। ठीक है, बेसिक भाषा कौन सी भाषा है जिससे जो है बिगिनर जो है आपके पास जो है कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है उसको सीख सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यहाँ पे एक नाम आता है और ये जो नाम है आपके पास वो है आपके पास, क्या नाम है इसका जो नाम है आपके पास वो है आपके पास जॉन कैमी। ठीक, एक चीज़ तो आपको इसको याद रखना है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ग्रेस मोरी हॉपर के बारे में बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो सी है, इन्होंने यार एक भाषा को विकास किया था और जिसे कहा जाता है आपके पास कोबल भाषा, कॉमन जो बिजनेस होती है, ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे बोला जाता है। तो कोबल भाषा का विकास जब भी बारे में बात करेंगे तो आपके क्या आंसर आ जाएगा? कोबल आ जाएगा। इसके अलावा यार जो जिम क्लार्क हैं, यार जिम क्लार्क के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ये आपके एक अमेरिकी हैं और ये एक आपके पास क्या है, अमेरिकी है और ये एक उद्यमी है, मतलब ये एक बिजनेसमैन है, पहली बात। दूसरी बात इनके बारे में मिलती है, इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह के लिए जो है इन्होंने कुछ काम किया था, उनको जो है डिज़ाइन करने का बेसिकली इन्होंने काम किया था। और नेटस्केप इनकी, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, कंपनियां होती हैं नेटस्केप कम्युनिकेशन। ठीक, तो इन्होंने जो है इन कंपनी की जो है शुरुआत की थी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जो इंपॉर्टेंट है आपके पास ग्रेस हॉपर हो जाता है, जॉन कैमी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पास्कल साहब आते हैं। अच्छा चलो इसको भी छोड़ दीजिए। निकोलस बर्थ के बारे में बात करते हैं। ये जो निकोलस बर्थ है, इन्होंने आपके पास क्या किया था, आपके पास इन्होंने जो पास्कल प्रोग्रामिंग है इन्होंने इसका विकास किया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया पास्कल प्रोग्रामिंग का जो विकास है वो किसने किया था, तब आप याद रखेंगे भैया आपके पास निकोलस बर्थ ने पास्कल का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखनी है। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अब आप इसको जो है याद रखेंगे। तीसरी बात जो है आप याद रखेंगे, कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट कितने बाइट के इक्वल होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है यार, आपको क्या करना है, देखो एक मेगाबाइट जो होती है वो किसके इक्वल होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। जो 1 MB होता है यार वो आपके पास होता है 1024 KB के इक्वल होता है, सिंपल सी बात है। और एक्चुअली हमें इनको बाइट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? अभी इसको बाइट में चेंज करना है। तो बाइट में चेंज करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 आपके पास बाइट के इक्वल होता है। यही तो होता है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। अब देखो जो 1 किलोबाइट में इतने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में इतने होते हैं, तो भैया सीधी सी बात है इतने में कितने होंगे 1024 में? तो 1024 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके साथ 1024 के बाद, और ये जो है आपके पास बाइट में जो है कन्वर्जन इसका हो जाता है। और तब जाके जो है आपके पास जो ये MB है, यानी एक्चुअल में जो ये 1 MB है, इस 1 MB में आपके पास इतने बाइट बन जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे 4 4 16 यानी आपकी यूनिट डिजिट में ये आ रहा है, तो आपके पास 1048,576 जो है आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा प्रश्न नहीं आ रहा है, कन्वर्जन करने के लिए आ रहा है। शायद आई थिंक इससे पहले भी कोई पेपर हुआ था शायद ग्रुप सी का, उसमें भी ऐसा कुछ प्रश्न आया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो यार, कन्वर्जन वगैरह करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स वो सोर्स होते हैं यार जहाँ पे आपके पास जो आपके पास कोड होता है, ये कोड आपका जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, या इस कोड को कोई नहीं देख सकता है। ये है आपके पास क्लोज। मैं क्लोज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर हम ओपन के बारे में बात करते हैं तो जो कोड होते हैं, कोड बोले तो जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं जिसमें किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है, उसका जो बनाया कैसा है एक्चुअली उसके बारे में पता सबको होता है। उसके पीछे की जो एक लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज सभी को पता होती है। तो कोड जनता को पता, ये पता होता है। जनता बोले तो जो आपके पास जो है डिज़ाइन करने वाले लोग होते हैं, या जो भी जो है जानते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे भी समझो, मान लो कि कोई रेसिपी है, आपको गाजर का हलवा बनाना बहुत अच्छा आता है, और अगर आपको गाजर का हलवा बनाना आता है और आपने वो बता दिया कि ये गाजर का हलवा बनता कैसा है, वो जो रेसिपी है वो बता दिया आपने कि बनेगी कैसे, तो वो ओपन हो गई। और अगर आपने नहीं बनाई तो वो क्लोज है। और इसी तरीके से जो है आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो हर किसी को पता नहीं होते हैं कि वो बने हुए कैसे हैं। उनमें से नाम इनके कुछ ये आते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं पता भैया बनता कैसा है, नहीं पता है। गूगल क्रोम, गूगल ने बनाया, नहीं पता भैया बनता कैसा है। आपके पास ओपन ऑफिस, नहीं पता भैया बनता कैसा है। लेकिन लाइनक्स आपके पास क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद है ना सभी को, ये क्या है आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके बारे में पता है हमें कि ये बना हुआ कैसा होगा। और इसी टाइप से आपके पास एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड भी आपके पास क्या है, ये ओपन सोर्स है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हमने मोबाइल फ़ोन में हमने यूज़ करते हैं, जिसको करते हो ना आप लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़। तो एंड्रॉयड
के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो डेवलप होते चलेगा, उसमें थोड़ा चेंजेस नज़र आते गए। चेंजेस का मतलब उनमें इंप्रूवमेंट होती चलेगी। देखो मुद्दा इस बात का है कि आपने अगर किसी व्यक्ति को ये बताया है कि ये, मान लो कि मैंने गाजर हलवा आपको एक एग्जांपल दिया कि ये बना हुआ कैसा है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें थोड़ा एडअप करके जो है उसको इंप्रूव कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है। तो ये इससे ना एक इंप्रूवमेंट करने में भी जो है मदद मिलती है। लेकिन फिर बात वो आती है कि यार मान लो कि अगर आप ओपन नहीं कर दोगे तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रहेगी। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए एंड्रॉइड भी आपके पास आता है। ये लाइनक्स तो हमने बात करी। एक सिम्बियन भी होता है यार, सिम्बियन भी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास जो है ओपन सोर्स के अंदर आता है। बाकी जो है आपके पास जो है ये क्लोज सोर्स के अंदर जो है आपके पास सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बोला एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपके पास कौन सा नहीं है? देखो ये ऑर्कुट है, ये सर्च इंजन नहीं है। ये आपके पास क्या है, एक सोशल साइट है, ये सोशल मीडिया साइट आप कह सकते हैं। पहले आपका यही चलता था, जैसे आप लोग आज फेसबुक चलाते हो ना, ऐसे आपके पास पहले ऑर्कुट हुआ करता था। 2008-9 में लोग जो है ऑर्कुट को यूज़ करते थे। उसके बाद तो फेसबुक वाला ज़माना आ गया, तो सभी लोग फेसबुक चलाने लगे। बाद में तो खैर 2012-13 में व्हाट्सअप ही आ गया, तो फिर सबने व्हाट्सअप ही पकड़ लिया। तो आपके पास जो एक्चुअली जो ऑर्कुट है वो एक सोशल मीडिया साइट है, वो कोई सर्च इंजन नहीं है। अभी आप देखेंगे गूगल हो गया, अल्टविस्टा। अब ये अल्टविस्टा कोई सर्च इंजन है क्या? अल्टविस्टा एक विस्टा आती है, वो आपके पास विंडो है, संभवतः हो सकता है ऐसा, एक बार मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा। ठीक, तो साइंस डायरेक्ट हो गया, गूगल हो गया, ये आपके पास क्या हो रहे हैं, ये आपके पास जो है एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, जिसकी मदद से आप चीज़ों को सर्च करते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है आपके पास वेब ब्राउज़र, एक होगा आपके पास वेब ब्राउज़र, और एक है आपके पास सर्च इंजन। देखो सिंपल सी बात है, पहले आपको इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और उसमें हम बोलते हैं जैसे भैया मैंने गूगल क्रोम यूज़ किया है, तो गूगल क्रोम में आप क्या करते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास, मोजिला फायरबॉक्स है, इसकी मदद से आप इंटरनेट चला पाते हैं। और जब आप बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में, इस सर्च इंजन में क्या करते हो आप, इसकी मदद से आप चीज़ों को ढूंढ पाते हैं, या सर्च करने के बेसिकली काम आता है, सर्च करने के ये काम आता है। और आपको पता होगा इसी गूगल क्रोम का आपको क्या मिलता है, गूगल मिल जाता है। और एक्चुअली जो आपके पास ये गूगल है, ये आपके पास क्या है, एक सर्च इंजन है। तो गूगल क्रोम का है आपके पास सर्च इंजन गूगल क्रोम आपके पास है वेब ब्राउज़र, और गूगल आपके पास क्या हो जाएगा, गूगल आपके पास हो जाएगा एक सर्च इंजन। तो ये इस तरीके से जो है आपके पास चीज़ें कुछ चलती हैं। और बाकी चाचा.com हो गया, आपके पास ask.com हो गया, है ना, yahoo.com हो गया, ये आपके पास, या आपके पास बाइडू हो गया, डकडकगो हो गया, ये तमाम आपके पास जो है सर्च इंजन आपके पास आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेएसपी के बारे में बात हो रही है। जेएसपी का ध्यान रखिएगा, जावा सर्विस, इसमें क्या आ जाएगा, जावा सर्वर प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। जावा सर्विस सर्वर जो है पेजेस होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसको समझने का आसान तरीका क्या है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सक्षम का कभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा हाउ मे आई हेल्प यू, कुछ इस तरीके से जो है आपको लिखा जाएगा। मान लो कि आपने उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालते हो ना, अपना नाम डालते हो उसमें, मान लो कि आपका जो नाम है आपने राम है, सो उसमें लिखा हुआ आएगा आपको हेलो राम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसे आएगा। एंड तब कहता है कि हाउ मे आई हेल्प यू, कुछ इस तरीके से चीज़ें बनी हुई आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा नाम ऐसा आता है। या आप किसी और भी वेबसाइट पे जाते हो, या कोई एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक, जिससे इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बेसिकली आता है। तो आप देखोगे कि तमाम लोग जो हैं अलग अलग नाम से जो है लॉगिन करते हैं, और हर एक नाम के लिए एक पेज बन के आता है जो आप तक पहुंचता है, मतलब जो रिस्पॉन्ड आता है वो आप तक आता है। तो वो कैसे जो है अलग अलग नामों से वो पेज आप तक आता है, बेसिकली यही जो होता है, यही आपके पास जेएसपी होता है, जावा सर्विस पेजेस। इसी की मदद से बेसिकली वो सारी चीज़ें होती है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी कि हम ये बात किसके बारे में कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, और बाकी फिर इसमें तो एक कोडिंग वगैरह वाला मैटर बन जाता है। बस आपको मुझे ये समझाना था कि ये जो रिलेशन है इसका, वो किस चीज़ से जो है को रिलेट करता है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 5, 9, 8, 34, 59, 95। इसमें क्या है यार, इसमें बोला आप एक काम कीजिए, इसमें आप एक काम करेंगे, आप इसमें देखेंगे, आप इसमें इनका डिफरेंस निकाल लो। इसमें 4 आएगा डिफरेंस, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 9 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपके पास यहाँ पे 16 डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपके पास 25 डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 - 5, 6 एंड 36 कम आ रहा है, ठीक है। और अब आपको बताना यहाँ पे क्या आने वाला है। ध्यान दीजिए, जैसे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। यार ये आपके पास 6 का स्क्वायर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो नेक्स्ट बनेगा वो 7 का स्क्वायर बनेगा। 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, 9 और 6 आपके पास 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी 85 जो है आपके पास। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ होगी, ओहो क्या कर दूँ मैं, 9 और 4 13 1 14 हो जाएगा आपके पास। 9 + 14 5 हो जाएगा, 9 + 4 13 एंड 14, यानी 144 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन डी कभी कभार
नॉट कभी कभार आपके पास जो है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते रहिएगा यार। 91 आपको पास जो है इस तरीके से बनना था। 92 देखेंगे, एक विद्यार्थी कक्षा में गौरव का स्थान शुरू से 17वां है और अंत से गौरव का कौन सा स्थान होगा। बच्चों वाले सवाल हैं, हलवा सवाल है, आना चाहिए। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में गौरव का स्थान शुरू से 17वां है तो अंत से गौरव का कौन सा स्थान होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। हमें पता है कि टोटल इस समय 31 विद्यार्थी हैं, हमें पता है टॉप से। अब देखो ये आप राइट प्लस लेफ्ट करो या इसको टॉप प्लस बॉटम करो, बात एक ही है। यहाँ पे आपके पास गौरव का स्थान शुरू से 17वां है तो मैं मान लो कि टोटल मतलब टॉप से, चलो यार फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको ऐसे लिखो टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, बॉटम कर लो और -1 कर लो। 17 प्लस आपके पास बॉटम से आपको निकालना है तो बॉटम से बी रहने दो, इसको -1 कर दो। 17 माइनस 1 16 होता है और 31 माइनस 16 आप यहाँ पे कर लीजिए। बॉटम से आपको स्थान मिल जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 15 आपको मिल जाएगा और इस तरीके से जो है आंसर आपके पास 15 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो ये इस तरीके से चीज़ें भैया रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 93 देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए करीना ने कहा वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन कह रहा है भैया? लड़के की ओर इशारा करते हुए करीना क्या कह रही है? वह मेरे दादाजी। बोले तो किसके दादाजी? करीना के दादाजी। तो हमने कहा भैया ठीक है, हमने क्या किया, एक करीना को बना दिया, ये हमने करीना बनाया तो ये करीना है। करीना क्या कह रही है? करीना ने कहा मेरे दादाजी। बोले करीना के आपके पास एक पिताजी होंगे, पापा जी होंगे और पापा जी के भी एक आपके पापा जी होंगे। तब कह रही है करीना कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी एक्चुअल में यहाँ पे करीना के पिता का एक पुत्र है और ये वही लड़का है जिसके बारे में यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। तो ये कौन है? वो लड़का है जिसकी तरफ इशारा करके जो है करीना कुछ बोल रही है। और इस प्रकार आपको बताना है करीना से किस प्रकार संबंध, यानी लड़के का करीना से संबंध आपको बताना है। तो लड़के का करीना से संबंध बताना है। देखो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, ये यहाँ पे का होगा, ठीक है, लड़के का करीना से संबंध। तो आपके पास किसका संबंध हो जाएगा? भाई है वो, सिंपल सी बात है। क्लियर हो रही बात। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास भैया भाई हो जाएगा और इस तरीके से जो है ऑप्शन बी जो है आपके पास आंसर इसमें बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा इसको देख लेते हैं। AFKP और ZUPK, आई थिंक ये एक दूसरे के नहीं, अपोजिट तो हो नहीं सकते है ना, ये अपोजिट नहीं हो सकते। ओके, यहाँ अपोजिट बन रहा है यार। इसका कैसे बन रहा है ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा देखो A हो गया, ये B हो गया, ये C है, D है, E है, F है, ऐसा। यहाँ पे Z हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास Y है, X है, W है, ये V है और ये U हो जाएगा। ध्यान रखिए A के पीछे Z होता है तो क्या ये ऐसा बन रहा है ना, A के पीछे Z हो जाएगा, सिंपल सी बात है। F के पीछे आपके पास U आ रहा है, ये भी बात बिल्कुल सिंपल है। F के पीछे हमने कहा ठीक है भैया U है। ओके, आप देखेंगे K के पीछे P आता है और P के पीछे अगेन हम कह सकते हैं K आता है, तो ये एक दूसरे के पीछे है। तो इसका मतलब B के पीछे आप लिख सकते हैं, B के पीछे क्या आ जाएगा, ये वाला, B के पीछे Y हो जाएगा। G के पीछे देखो यहाँ पे F के बाद क्या आता है आपके पास, G आता है और यहाँ पे T आता है, यानी G के पीछे कितना होना चाहिए, T होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, D वाला आपके पास आंसर आ जाएगा, आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है। L के पीछे हो जाएगा, Q के पीछे J हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। सिंपल कहानी ये है कि आपको इसके पीछे क्या आने वाला है इसके बारे में ध्यान देना है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। तो ये आपको पास देखना है भैया। चलिए प्रश्न नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको क्या ढूंढना है। यहाँ पे आपको बोला भिन्न चुनना है, मतलब इन सब में आपको देखना है कि इस सब में अलग आपको क्या मिलने वाला है। अब आप इसमें भिन्न किस तरीके से चुन सकते हैं, आपके पास इसका भी एक तरीका होता है। आपको आप यहाँ पे एक 83 भी बनता है किसी में, आई थिंक 83 तो नहीं आता, 67 भी नहीं आता ना यार, इसमें ये भी बन सकता था वैसे। क्या ये माइनस का साइन है? चलो देखो, एक तो यहाँ पे ये बन सकता है लॉजिक, इसका अगर माइनस करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। क्या मिल रहा है? 16 मिलेगा ना, 16 4 - 3 1, हाँ मिल रहा है। इसको माइनस करो जरा, कि 16 मिलेगा, 6 6 12 होते, 4 1 5 6, बिल्कुल मिल रहा है। इसको देखो, ये भी 16 मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे 15 मिल रहा है। इसका मतलब ये सबसे अलग आपको नज़र आ रहा है डी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 95 का आपके पास डी आंसर आ जाएगा। भाई आपने किस तरीके से इसको किया होगा आप भी मुझे ज़रूर बताना, है ना, क्योंकि लॉजिक इसमें कुछ और भी हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग बताएं आपने किस तरीके से इसे किया है। 96 चलते हैं और 96 क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है कि हमारे पास कुछ ये चीज़ें दे रखी हैं और इसके स्थान पर आपके पास चिन्ह आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं और जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो तब जाके जो है आप इसको ईजिली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यार। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपके पास ना, चलो पहले से डालना स्टार्ट करते हैं। पहले वाला मैं इसमें पुट करता हूँ। ठीक, पहले क्या पुट कर रहे हैं, जैसे मान लो, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये 16 है, ये A है, ये 2 है, यहाँ पे B है, ये आपके पास 24 है,
ये आपके सी है, ये 3 है, ये डी है, ये सी है, 6 है। ठीक, सबसे पहले ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे 16 प्लस हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल, फिर मैंने लिखा 24, मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल का साइन, फिर लिखा मैंने 3 और यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइड और ये लिखा मैंने 6। क्लियर होगी बात। 16 + 2, देखो अब ये गड़बड़ हो गया मामला ना, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा माइनस, ऐसे ऐसे लिखिएगा। 16 + 2 कितना होता है यार, 18 होता है। सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। और अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि आप 3/6 अगर आप करते हो तो ये हाफ आता है, और 24 में से हाफ करोगे तो कभी भी आपके पास जो है ये 18 के इक्वल नहीं बनेगा। मेरी बात सबको समझ में नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये 24 माइनस 3 1 3 3 2 6 आएगा, हाफ करेगा। 24 से हाफ माइनस करो, कभी 18 नहीं आएगा, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब आपके पास पहला वाला तो इसमें नहीं डलेगा। आपको ऐसे इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। दूसरा क्या करो अब आप एक काम करो, यहाँ पे आपके पास ना तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसे पुट कीजिए। तीसरा वाला ऑप्शन बोले तो आप यहाँ पे ऐसे पुट कीजिए, ये 16 लिखा आपने, एक ही जगह माइनस पुट करो, 2 लिखो, फिर माइनस पुट करो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये 24 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, फिर से आपके पास 3 हो जाएगा, डी का मतलब इक्वल हो जाएगा, और आपके पास 6 आ जाएगा। कुछ आप इसको इस तरीके से कीजिए। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 16 - 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये माइनस कर लीजिए, 3 8 = 24 और इक्वल का साइन हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 16 - 2 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपके मिलेगा 14, और 14 - 8 कर लीजिए, इक्वल 6 के इक्वल आ जाएगा। 14 - 8 6 होता है, 6 = 6 होता है। यार बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, और ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। आप कह सकते हैं कि भैया मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। 97 देख लेते हैं, के भाई है एक्स का। के किसका भाई है, एक्स का भाई है, तो हम बना देते हैं कि भैया के जो है वो भाई है, और किसका भाई है, ये एक्स का भाई है, तो हमने मान लिया के जो है एक्स का भाई है। क्लियर। जेड पुत्र है एक्स का, तो जेड जो है एक्स का पुत्र है ना, जेड एक्स का पुत्र है, तो हमने कहा ठीक है भैया जेड जो है आपके पास एक्स का पुत्र हो गया। पी जो के की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, तो हमने कह दिया भैया ठीक है पी जो है इसकी पुत्री हो गई, एन से ब्याही है। पी जो के की पुत्री है और इसका जो विवाह है वो एन से हुआ है, कुछ ऐसे। जी तथा एक्स परस्पर बहन है। जी तथा एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास जी बना लीजिएगा। जी तथा एक्स परस्पर बहन है, इसका मतलब ये भी बहन है, ये भी बहन हो गई। जी तथा एक्स परस्पर बहन है। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, यानी जो जी है वो जी क्या लगेगा जेड का आपको ही बताना है। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये जो दो बहनें हैं जी और एक्स आपस में बहनें, और एक्स का जो बेटा है वो जेड है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, जी। जी आपके पास मौसी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, कन्फ्यूजन बड़ी होती है। ये देखो, ये जो के बन रहा है ना, जे क्या है जेड का, इसको ऐसे बनाया करो। किसका संबंध है, जे का बताना संबंध कि जे क्या है भैया, तो जे आपके पास जी आपके पास जो है मौसी हो जाती है। 98 देखते हैं यार क्या कह रहा है। 98 कह रहा है स्ट्राइक को बोला आपने कुछ ये लिख दिया है, और आपको बताना है कि डांस को बोला आप क्या लिखेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दो कि एस से अगर आप यहाँ जाओगे ऐसे, तो एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, मतलब +6, आप ऐसे कर लीजिए इसको। और टी से इस तरफ आ जाओ भैया, टी के बाद आप देखोगे यहाँ पे +5 आता है, टी के बाद आपके पास यू आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई, और इस तरीके से आपके पास आर अगर आप देखेंगे तो आर के बाद आता है आपके पास एस टी यू वी, मतलब 4 आ रहा है ना, तो ये +4 आ रहा है। और इसी तरीके से आप इसको आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास +3 आ जाएगा। आई के बाद जे के एल और के बाद एल एम, यानी अब आपके पास जो है +2 अगर आपको करोगे तो आपके पास एम आ जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से आप इसमें भी चल लेंगे। अब एक काम करते हैं ज़रा, क्योंकि हम जे को भी चेक नहीं करेंगे, हम दूसरा भी चेक नहीं करेंगे, अभी अपन सीधा तीसरा चेक करते हैं। यानी देखो डी से आप 4 आगे आ जाओ, 6 आगे आ जाओ, ठीक है, फिर ए से ऐसे 5 आगे जाओ, तो बी हो जाएगा, सी डी ई और एफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। ठीक, तो जे के बाद आपके पास एफ आएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, ओके। अब हम आएंगे यहाँ पे, और 5 के बाद आएंगे 4, एन के बाद आपके पास आता है ओ आएगा पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। अब 4 के बाद 3, सी के बाद डी ई एफ आ जाएगा यहाँ पे, और ई के बाद एफ और जी आ जाएगा। यानी एफ आर कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर है कहीं पे लास्ट में, देखिएगा एफ जी, ये एफ है ना, एफ जी कहाँ पे है, देखो एफ जी इधर भी है, इधर भी है। ओके, तो ये भी ख़त्म हो गया, एक ज़्यादा मिसिंग हो गया ना, ये आर वाला, बी वाला आ रहा है भैया आंसर। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। देखो जे एफ आर एफ जी, जे एफ आर एफ जी, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। 99 जरा देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। मयंक बोलता है कि बोला एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु ई तक गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, और इधर से ये चलना शुरू करा पूर्व की तरफ, ऐसा ही चला, और कितना किलोमीटर चल रहा है, ये 10 किलोमीटर चल रहा है, तो हम इसको 10 किलोमीटर ऐसे चला सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके, 10 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है ये। मयंक ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। तो ए से ये चलना शुरू कर रहा है और बिंदु बी तक जा रहा है, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद वो उत्तर की ओर घूम रहा है और उत्तर की ओर घूमने के बाद वो 3 किलोमीटर चल रहा है। तो हम यहाँ से चलाते हैं इसको जरा 3 किलोमीटर और ऐसे उत्तर की तरफ हम इसको चला लेंगे और ये पहुँच रहा है आपके पास बिंदु सी तक, तो इसको हमने बिंदु सी भी बना दिया है। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ रहा है और 12 किलोमीटर चल रहा है। तो पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार 10 हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि 10 नीचे वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे थोड़ा ही बनेगा, बड़ा बनेगा और ये बिंदु डी तक ये पहुँच चुका है, ठीक। और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुँचा है। तो दक्षिण की ओर मुड़ा दो इसको, ये ऐसे मुड़ा दो और इसको यहाँ बना दो। क्लियर होगी बात। और कितना चला ये 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला। तो जितना ये है यहाँ से यहाँ तक उतना यही होगा यहाँ से यहाँ तक। प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभ बिंदु भैया इसकी ये थी, तो इससे ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अभी ये पश्चिम दिशा में है तो प्रारंभ बिंदु से ये पश्चिम दिशा की तरफ होगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाता है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो नॉर्मल मेथड होता है हम क्या कह रहे हैं कि जो श्याम की आयु है, माना वर्तमान आयु देखते हैं, श्याम की आयु पिता की आयु की आधी है ना, पिता की आयु मान लेते हैं। मान लो कि जो पिता की वर्तमान आयु है वो है x साल, बात समझ में आ गई। और श्याम की जो मैंने कहा कि जो वर्तमान आयु है श्याम की वो पिता की आयु की आधी है, पिता की आयु मैंने x मानी तो इसके x/2 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, 20 वर्ष के बाद जो है उसके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होती है। देखो 20 वर्ष बाद जो पिता होगा वो कितना हो जाएगा, 20 + x होगा। अगर आज उसके x साल है तो 20 साल बाद 20 + x। इसी टाइप से श्याम की भी 20 साल बाद क्या हो जाएगी, 20 + x/2। देखो बच्चों वाला मेथड है ये, 20 + x/2 हो जाएगी। और इसने क्या कहा कि 20 वर्ष के बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु 20 वर्ष बाद कितनी हो रही है भैया, 20 + x हो रही है। और जो ये आयु है वो श्याम की आयु के 1.5 गुना, बोले तो 1.5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 + x/2 को। ये बात सबको समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट आप लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर ऑप्शन पुटिंग से भी आप जा सकते हैं। खैर अभी मैंने इससे ही कर दिया तो हम इसको ऐसे करेंगे, 20 + x कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्या एक काम आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 1.5 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 40 कर ले रहा हूँ और यहाँ पे x कर ले रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सबको समझ में आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40 + 2x। थोड़ा लेंदी जरूर चला गया है ये, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 60, यानी ये 60 बनेगा। 1.5 के अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर और ये आ जाएगा 1.5x। क्लियर होगी बात, ओके। आपके पास ध्यान रखो 2x - 1.5x आ जाएगा और इधर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60 - 40, ऐसे हो जाएगा ना, 60 - 40, ये कुछ आपके पास ऐसे आएगा। क्लियर होगी भाई बात। तो अब आपके पास आ जाएगा 0.5x = आपके पास 20 हो जाएगा और जो x की वैल्यू आ जाएगी यार आपके पास कितनी हो जाएगी, 20/0.5, ऐसे कुछ बन रहा है। समझ में आएगा भाई बात। और ये इस तरीके से जो है इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा 40, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है, यानी जो पिता होगा वो आपके पास कितने साल का होगा, उसके जो वर्तमान आयु होगी वो आपके पास 40 ईयर्स होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो लेंथी चला गया, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि चीज़ें कैसे बन रही। क्लियर, चलिए साहब। तो ये थे प्रश्न आपके 100 प्रश्न थे और इनमें संभवतः आपने जिसको प्रॉब्लम रही होगी तो वो उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करना भी सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।